नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ेंगे, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत हम इसकी पृष्ठभूमि, इसके प्रावधान और इसका क्या महत्व होता है, इन सभी विषयों पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। इस एक्ट को जानने के लिए हम इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या होता है कि इस एक्ट को 1919 में लाना पड़ता है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1909 जो होता है वो भारतीयों की जो सुशासन की मांग होती है उसको पूर्ण नहीं कर पाता है, और साथ ही साथ सांप्रदायिकता के आधार पर मतदान प्रणाली की जो नीति होती है उससे भी असंतोष फैला होता है। भारतीय जो हैं लगातार मांग कर रहे होते हैं कि उन्हें कार्यकारिणी में जगह दी जाए, विधायी परिषद का जो है वो विस्तारित परिषद का और भी विस्तार किया जाए इत्यादि। ठीक है, ये सब मांगे चल रही होती हैं। इसी बीच क्या होता है, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, और जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है तो भारतीय लोग जो हैं अंग्रेज़ों का साथ देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि युद्ध के पश्चात उनकी मांगें होंगी, पूरी होंगी और उनकी बात भी सुनी जाएंगी। ठीक है, इस समय जो है दो जगहों की मांगें चल रही होती हैं। एक कांग्रेस की मांगें होती हैं, मुस्लिम लीग की मांगें होती हैं। लेकिन इसी बीच लखनऊ अधिवेशन 1916 में आयोजित होता है, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है अपनी संयुक्त मांगें प्रस्तुत करती हैं, और इसमें जो है 19 सूत्री मांगें होती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। उनमें से हैं जैसे कि भारत को जल्द से जल्द स्वशासन प्रदान किया जाए, केंद्रीय विधान परिषदों, प्रांतीय विधान परिषद तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाए, एवं परिषदों में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में भी वृद्धि की जाए। साथ ही साथ विधान परिषद के कार्यकाल की अवधि भी बढ़ाकर 5 वर्ष हो जानी चाहिए। तो ये सब मांगे होती हैं। इन्हीं की प्रतिक्रिया में मॉन्टेगू घोषणा होती है। 1917 को मॉन्टेगू घोषणा होती है, और इसमें ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य जो है क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। और 1919 में ये अधिनियम पारित होता है, मतलब पारित होता है, और इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय मॉन्टेगू जो होते हैं वो भारत के राज्य सचिव होते हैं, जबकि चेम्सफोर्ड जो है भारत के जो वायसराय होते हैं। देखिए, अब हम इसके प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करेंगे, और सबसे पहले हम प्रावधानों के अंतर्गत भारत सचिव और उसकी काउंसिल के बारे में देखेंगे, क्या कुछ इसमें परिवर्तन होता है कि नहीं। सबसे पहले भारत सचिव का जो अभी तक का सैलरी था वो भारत के जो राजस्व से दिया जाता था। अब प्रावधान किया गया है कि भारत सचिव का जो सैलरी है वह ब्रिटेन के राजस्व से दिए जाएगा, यानी कि जो अंग्रेज हैं, ब्रिटेन है, वो खुद अपने राजस्व से भारत सचिव की सैलरी देंगे। क्योंकि इसको लेकर बहुत ही विवाद चल रहा होता है कि भैया भारत सचिव तो बैठा होता है लंदन में, इसका खर्चा हम क्यों सहन करें, भारत के खाते से पैसा क्यों जाए। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा अंग्रेज कंसिडर करते हैं और उसकी क्या कहते हैं, ब्रिटेन के राजस्व से उसकी सैलरी का प्रबंध कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत सचिव की जो काउंसिल थी उसके सदस्यों के बारे में। इसकी जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 8 निर्धारित की गई, और अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 12 निर्धारित कर दी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ भारत सचिव के जो कुछ कार्य होते हैं उनको स्थानांतरित कर दिया जाता है, और उस एक नया पद हाई कमिश्नर का नियुक्त किया जाता है, और हाई कमिश्नर का पद जो है वो भारत सचिव के कुछ कार्यों को देखेगा, और इसे उच्चायुक्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और हाई कमिश्नर की सैलरी का प्रावधान जो है भारत के बजट से किया जाता है। ठीक है, मतलब कि भारत के राजस्व से दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं वायसराय की कार्यकारिणी जो है काउंसिल है उसमें क्या कुछ होता है। सदस्यों की संख्या अभी भी 6 होती है। अगर वायसराय और कमांडर इन चीफ को शामिल कर लें तो ये सदस्य संख्या
8 हो जाती है। अभी तक 1909 के अधिनियम के अनुसार तक इसमें एक भारतीय को शामिल किया गया था, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 3 कर दी जाती है, यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या 1 से बढ़कर 3 हो जाती है। तो एक ये भी इसका प्रमुख प्रावधान था इस एक्ट का। इतना ही चेंजेस होता है वायसराय की काउंसिल में। अब हम बात करते हैं विषयों की। देखिए, विषय क्या होता है, ये एक प्रकार से कुछ कार्य होते हैं जो मतलब निपटाने होते हैं, जैसे राजनीतिक कार्य, रक्षा संबंधी कार्य, इन सबको जो है 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला जो भाग होता है वो केंद्रीय विषय होता है और दूसरे जो में प्रांतीय विषय होते हैं। केंद्रीय विषय में राष्ट्रीय महत्व के मामले शामिल किए जाते हैं, जैसे कि विदेशी मामले, रक्षा मामले, राजनीतिक संबंध के मामले, सार्वजनिक ऋण के मामले, नागरिक और आपराधिक कानून, संचार सेवाएं इत्यादि, ये जैसे मैटर हैं, इन सबको केंद्रीय विषयों पर शामिल कर दिया गया है। अब केंद्रीय विषयों पर शामिल कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि इस पर जो एक्शन होगा वो केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी केंद्रीय जो स्तर पर जो सरकार है वो देखेगी। अब दूसरा बाकी जो विषय थे उन्हें प्रांतीय विषयों में बांट दिया जाता है। प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। उन्हें बांट दिया जाता है हस्तांतरित, जिसे ट्रांसफर्ड, और दूसरा आरक्षित, जिसे रिजर्व कहते हैं। इन सब विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे जब हम केंद्रीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय जो व्यवस्थापिका है उन पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत कर ही देते हैं। अब हम केंद्रीय व्यवस्था की बात करते हैं। केंद्रीय व्यवस्था में जो एक प्रमुख पार्ट होता है उसका नाम होता है केंद्रीय कार्यपालिका, जिसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इसमें शामिल कौन होता है? वायसराय और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होते हैं। तो केंद्रीय स्तर पर इसका जो केंद्रीय विषयों का नियंत्रण इसी के पास होता है। यह जो है, इसके अलावा केंद्रीय विषयों पर तो नियंत्रण होता ही है, साथ साथ इसको प्रांतीय विषयों पर भी नियंत्रण रखने का अधिकार दे दिया जाता है, यानी कि वो चाहे तो प्रांतीय विषयों पर भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, गवर्नर जनरल को प्रांतों के आरक्षित विषयों का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। यही बात है जो ऊपर बताई गई। ठीक है, लेकिन गवर्नर जनरल जो वायसराय है और जो भारत सचिव है वो उसको जो हस्तांतरित विषयों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आरक्षित विषयों पर पूर्ण अधिकार था लेकिन उसे हस्तांतरित विषयों पर कोई भी अधिकार नहीं था। अब ये बात हो गई केंद्रीय कार्यपालिका यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की। अब साथ में अब बात करते हैं केंद्रीय व्यवस्थापिका। केंद्रीय स्तर पर ये भी होती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव को द्विसदनात्मक बना दिया जाता है और पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ होता है। और द्विसदन कौन कौन से होते हैं? पहला सदन जो होता है केंद्रीय विधानसभा, जिसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा जो सदन होता है उसे राज्य परिषद, अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट, और पॉपुलर जो नाम होता है वो उच्च सदन होता है। ठीक, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, इसमें सदस्यों की संख्या पर जान लेते हैं। इसमें जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें कुल सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई और इसमें जो निर्वाचित सदस्य थे उसमें इनकी संख्या 104 थी और मनोनीत सदस्यों की संख्या 41 थी। ठीक है, अब जो है निर्वाचित सदस्यों में आपको पता है कि अब जनरल कैटेगरी, मुस्लिम, सिख, स्पेशल, यूरोपीय, इन सभी मतलब तरीकों से अब इनका जो निर्वाचन होने लगा था। तो इसमें सामान्य से 52 थे, मुस्लिम 30 थे, सिख 2 थे और स्पेशल 20 थे। तो इस प्रकार से ये 104 सदस्य थे। मनोनीत सदस्यों में 26 ऑफिशियल थे और 15 नॉन ऑफिशियल थे। और जो केंद्रीय विधानसभा का जो कार्यकाल होता था वह 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। अब बात करते हैं राज्य परिषद के बारे में। राज्य परिषद में कुल सदस्य संख्या 60 होती है। अब इसके सदस्यों की संख्या देखते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। इसमें निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? 34 होती है और मनोनीत 26। तो निर्वाचित में वही एक बार से पुनः जो सिख कम्युनिटी से 1 था, जनरल से 20 थे, मुस्लिम 10 थे और यूरोपियन भी 3 थे।
तो इस प्रकार से ये इसका जो स्ट्रक्चर था, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव थी उसकी थी। अब हम बात करते हैं इसकी जो शक्तियों के बारे में, इसके जो कार्य होते हैं। तो जो इसके जो साधारण कार्य जो हैं, इसके जो सदस्य हैं वो प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक मांगे पेश कर सकते थे, स्थगन प्रस्ताव भी ला सकते थे, बजट को अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन अभी भी बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना पारित किया जा सकता था। देखिए, विधायिका का जो है ये गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद पर वस्तुतः कोई नियंत्रण नहीं था। यानी कि जो ये राज्य उच्च सदन है और निम्न सदन है, उसका जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है केंद्र पर, उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन इसे शक्तियां प्राप्त होती हैं। वो देश भर में किसी भी विषय के लिए, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी क्षेत्र के लिए प्रस्ताव ला के कानून बनवाने के लिए प्रस्ताव पेश कर सकती हैं। लेकिन इस केंद्रीय विधायिका पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए थे, जैसे कि किसी विधेयक को अगर पेश करना है तो उसे सबसे पहले गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करना जरूरी था, जैसा कि मौजूदा कानून में संशोधन, गवर्नर जनरल के अध्यादेश में संशोधन, विदेशी संबंध और भारतीय राज्यों से संबंधित कानून, सशस्त्र बलों से संबंधित मामले इत्यादि। एक बात और याद कर लीजिएगा कि जो भारतीय विधेयिका थी, भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को बदल या उलट नहीं सकती थी। यानी कि ऐसा कोई कानून जिसे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर दिया गया है भारत के लिए, तो उस कानून को वह पलट नहीं सकती थी और न उसमें कुछ चेंजेस ला सकती थी। ये बात हो गई केंद्रीय व्यवस्थापिका की। अब हम बात करते हैं प्रांतीय व्यवस्था की। इसमें हमें पता है कि प्रांतीय व्यवस्था में प्रांतीय विषयों पर जो एक्शन लिया जाएगा, और इसमें जो था प्रांतीय कार्यपालिका थी, प्रांतीय कार्यपालिका यानी प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव, और साथ साथ ही एक वो जो थी व्यवस्थापिका, प्रांतीय व्यवस्थापिका जो भी थी। प्रांतीय कार्यपालिका जो है, इसका जो प्रमुख उपगण था कि प्रांतीय स्तर पर यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। ठीक, समझते हैं कैसे। देखिए, जो प्रांतीय विषय थे उन्हें हमें पढ़ा कि उन्हें दो भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित विषय में और हस्तांतरित विषय में। ठीक है, आरक्षित विषयों पर जो इनका कार्यों का जो संचालन होता था वो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के द्वारा किया जाता था। ठीक है, और जो हस्तांतरित विषयों पर थे उन पे गवर्नर और उसके मंत्रियों के द्वारा संचालन किया जाता था। लेकिन इसमें एक प्रमुख अंतर क्या था, देखिए, ये जो हस्तांतरित विषय थे, ट्रांसफर्ड थे, ये जो विषय पे जो भी थे, इन पे जो कानून बनते थे या कुछ भी होता था, ये जो इन्हें व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रखा गया, यानी व्यवस्थापिका इनके प्रति एक्शन ले सकती थी। साथ ही साथ जो गवर्नर और कार्यकारिणी जो आरक्षित विषय थे, यानी व्यवस्थापिका के प्रति से उत्तरदायी नहीं रखा गया, यानी कि इसकी जवाबदेही व्यवस्थापिका के प्रति नहीं रखी गई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक प्रकार से एक उत्तरदायी, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की परंपरा स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं कि आरक्षित विषयों में कौन से विषय शामिल थे। आरक्षित विषयों में पुलिस, जेल, बहुराजस्व, वित्त, सिंचाई आदि विषय शामिल थे, और हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, समाज कल्याण आदि ऐसे विषय शामिल थे। हस्तांतरित विषय पूरे आरक्षित विषयों पर ही निर्भर करते थे, क्योंकि इन सब चीज़ों को चलाने के लिए सही से वित्त की जरूरत होती है, एक पुलिस की जरूरत होगी, अगर स्वशासन चाहिए, ये सब चीज़ें तो आरक्षित विषयों में शामिल था। तो इससे जो होता था कि ये पावर तो कम दे दी गई, लेकिन साथ ही साथ जवाबदेही भी बना दी गई। ये इनके साथ थोड़ा गलत देखा गया। मंत्री जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और व्यवस्थापिका उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर त्याग पत्र भी उनसे ले सकती थी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रांतीय व्यवस्थापिका के बारे में, मतलब कि जिसमें चयनित सदस्य और मनोनीत सदस्य जो शामिल होते थे उसके बारे में जानते हैं, जिसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव कहते हैं। इसमें जो है सभाओं की सदस्य संख्या बढ़ा दी जाती है, और इसमें सदस्यों की संख्या 70% निर्वाचित कर दी जाती है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया जाता है, जैसे कि अब सिख भी आ जाते हैं, यूरोपियन भी आ जाते हैं। इन्हें याद रखिएगा, दलितों को अभी पृथक निर्वाचन इसमें नहीं दिया गया है, वो 1935 के अधिनियम में दिया जाएगा।
और वोट देने का अधिकार महिलाओं को भी इसमें दे दिया गया। अब जो है प्रांतीय परिषद अब विधान परिषद कहलाने लगी। ठीक है, प्रांतीय व्यवस्थापिका कोई भी प्रस्ताव पेश कर सकती थी, लेकिन पारित होने के लिए उसको गवर्नर की सहमति की आवश्यकता जरूरी थी। इसके अलावा कुछ और भी प्रावधान होते हैं इसमें, जैसे कि इसी में प्रावधान किया गया महालेखा परीक्षक का जो है नियुक्ति का जो एक निकलता है, इसी में सबसे पहले प्रावधान किया गया। दूसरा, यूपीएससी का जो गठन है, इसी से इस पर एक व्यवस्था की गई थी। इसके बाद एक आयोग गठन होता है जिसे ली आयोग कहते हैं। उसके बाद यूपीएससी का गठन होता है। अगर प्रश्न पूछे कि यूपीएससी का प्रावधान किस एक्ट में कहा गया, 1919 के 1935 में, बहुत लोग 1935 मार देंगे, लेकिन इसका सही जवाब आप देखिएगा भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 रखिएगा। ठीक है, यूपीएससी का भी इसमें प्रावधान किया जाता है। इसके अलावा जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी आप देखेंगे, वो सिर्फ अब मुस्लिमों से बढ़कर सिखों और ईसाइयों तक भी आ जाती है। तो ये एक इसकी प्रमुख चेंजेस थे। और पहली बार यहाँ पर केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से भी अलग कर दिया जाता है, यानी कि अब विधानसभा जो है राज्य की, वो अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत हो जाती है। एक चीज और पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य होता था कि 10 वर्ष बाद यह इनकी जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है, ये प्रावधान किया जाता है और इसी प्रावधान के अंतर्गत साइमन कमीशन आता है। जरूर ये 10 साल पहले आ जाता है, 10 साल से पहले आ जाता है, 1927 में ही आ जाता है, लेकिन जो उसका जो 1919 के अधिनियम में जो प्रावधान किया गया था, उसी के आधार पर साइमन कमीशन का गठन किया गया होता है। अब हम इसके जो निगेटिव पॉइंट देख लेते हैं, मतलब कि जो अधिनियम में जो है अखिल भारतीय स्तर पर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी की परिकल्पना नहीं की गई। मतलब कि केंद्रीय स्तर पर कोई भी उत्तरदायी सरकार के शासन की स्थापना नहीं की गई। केंद्रीय विधायिका को भी बहुत कम शक्ति दी गई, वित्त पर उसको कोई नियंत्रण नहीं था। प्रांतों के स्तर पर विषयों का विभाजन और प्रशासन दोनों ही तरह से तर्कहीन और अव्यवहारिक था। ठीक है, पॉजिटिव वे में बात करें तो भारतीयों को थोड़ा काम करना आ गया और वो प्रशासनिक क्षेत्रों में भी काम करने लगे और उनमें जिम्मेदारियों को निर्वहन करने का जो विकास होता है, ये सब चीज़ें होती हैं और स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ आगे कदम बढ़ते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है और हमने 1919 का जो अधिनियम है सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। फिर भी अगर कोई आपको प्रश्न हो, डाउट हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।